आज़ादी किस्त नंबर 4। कमरा खासा वसी और रीस था। रोशनी का इंतज़ाम आर्जी तौर पर किया गया था। दाएं तरफ वाली दीवारों के साथ कम से कम 1 दर्जन ऐसे आदमी खड़े थे जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं और राइफलों का रुख इन्हीं की तरफ था। और सबसे ज़्यादा खौफनाक हकीकत ये थी कि कमरे के वस्त में कुर्सी पर बाबू महफूज बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। तारिक ने बमला की तरफ देखा। उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे दूर हट रही थी। ये रहा तुम्हारा बाबू महफूज, इसे मिलकर तुम्हें यकीनन खुशी होगी, बमला ने दीवार के साथ खड़े हुए एक गनमैन के करीब भुगते हुए कहा। रामजादी कुतिया, सलीम चीखा, तुम धोखे से हमें यहाँ लेकर आई। आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो हो चुका, बमला मायूस अंदाज में मुस्कुराई। बाबू महफूज का नाम तुम्हें यहाँ खींच लाया। क्या सबूत काफ़ी नहीं कि तुम दोनों भी बाबू महफूज के साथी हो? और बाबू महफूज इस मुल्क का गद्दार है। इसका ताल्लुक कश्मीरियों की एक ऐसी गिरोह से है जो रियासत में भारतीय हुकूमत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा चुके हैं और तहरीक आज़ादी के नाम पर हुकूमत के खिलाफ तकरीबी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इस गिरोह ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एक खतरनाक मनसूबा तैयार किया है। दहली में साजिश का सरगना ये बाबू महफूज है। हमें साजिश का पता उस वक्त चल गया था जब 2 माह पहले बाबू महफूज श्रीनगर गया था। हमारी इत्तला के मुताबिक 2 तरबियत याफ्ता कश्मीरी गुरीले इस मिशन की तकमील के दहली आने वाले थे। जाहिर है कश्मीरी गुरीले यहाँ पहुंचकर बाबू महफूज से रब्ता कायम करते और उसके हदायत पर अमल करते। हमने बाबू महफूज की निगरानी जारी रखी। तुम दोनों के बारे में हमें उस वक्त पता चल गया था जब तुम दोनों मजदूरों के भेस में उससे रब्ता किया था। हमारे आने के बाद उस मकान की भी निगरानी होती रही जिसमें तुम लोग क़याम पज़ीर थे। उस मकान की निगरानी 24 घंटे हो रही थी। मुमकिन है तुम लोग कुछ और रोज़ इंतज़ार करते, लेकिन आज शाम बाबू महफूज को हमारे एक आदमी पर शुबा हो गया। हमारा वो आदमी उसकी मैनम की हैसियत से उसके पास काम कर रहा था। उस पर शुबा होते बाबू महफूज ने उसे शाम को अपने घर बुलाया और उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मैनम की कलाई पर बंधी हुई घड़ी में एक नन्हा सा लेकिन ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। बाबू महफूज की नीयत भांपकर मैंने मौका पाते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इस तरह इनकी गुफ्तगू हमारे हेडक्वार्टर में सुनी जाने लगी। बाबू महफूज को यकीन हो चला था कि मैनम अब उसके घर से जिंदा नहीं निकल सकेगा। उसने कुछ ऐसी बातें भी डाली जिसमें न सिर्फ ये पता चल गया कि 2-1 रोज में साजिश पर अमल होने वाला है, बल्कि ये भी पता चल गया कि वो मैनम को कत्ल करने वाला है। हेडक्वार्टर ने फौरन ही उन आदमियों को मुतल्ला कर दिया जो बाबू महफूज के घर के आसपास तैनात थे। उन्होंने मकान पर रेड किया। बाबू महफूज ने फरार होने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। अगर हम चाहते तो दूसरे मकान पर रेड करके तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम ना तो जनता में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे, ना इस वाक़ई की तशहीर करना चाहते थे। इसलिए एक और मनसूबा तैयार किया गया। बाबू महफूज की आवाज़ में तुम्हें फ़ोन पर इत्तला दी गई कि वो 10 बजे उबैरा में तुम दोनों का इंतजार करेगा। वहाँ मैं तुम्हारी मुंतज़िर बैठी थी। इसके बाद तुम लोग जानते ही हो कि किस तरह कच्चे धागे से बंधे आए हो। सच कहा किसी ने, हुस्न शबाब में बड़ी ताकत होती है। हम थूकते हैं तुम्हारे हुस्न शबाब पर, तारिक ने नफरत से कहा। वैसे तुमने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, लेकिन इस कहानी में हम दोनों कहीं भी फिट नहीं होते। अगर तुम लोग इस कहानी में फिट ना होते तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा जाता। लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती है कि हकीकत हम पर खुल चुकी है कि तुम दोनों इस कहानी के अहम तरीन किरदार हो। वैसे बात अलग है कि तुम्हें अपना घिनौना रोल अदा करने का मौका नहीं मिल सका, मामला ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा इस कहानी में कोई रोल नहीं है, तारिक ने जवाब दिया। हम तो रोजगार की तलाश में यहाँ आए हैं। बाबू महफूज हमारे गाँव का रहने वाला है, इसलिए यहाँ आते ही हमने उससे रब्ता किया ताकि रहने का कोई ठिकाना तो मिल सके और इसके ज़रिए रोज़गार का कोई बंदोबस्त हो सके। अगर ये बता दो कि तुम लोग यहाँ किस मिशन पर आए हो तो शायद। हम किसी मिशन के बारे में नहीं जानते, तारिक ने उसकी बात काट दी। मैं चाहती थी कि तुम पर सख्ती ना हो, लेकिन मजबूरी है, रतुमल को जहमत देना ही पड़ेगी। वो ज़ुबान खुलवाने के जदीद तरीके जानता है, बमला ने कहते हुए एक तरफ इशारा किया। उस तरफ दीवार के करीब ही एक स्टैंड पर सर्च लाइट लगी हुई थी। कमरे में रोशनी उसी लाइट की थी। इसके पीछे तारीकी थी। दूर कहीं से फटफट की हल्की आवाज़ें उभर रही थी। ये शायद जनरेटर की आवाज़ थी। बमला का इशारा पाकर एक देवकामत आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। उसका कद किसी तरह भी 6.5 फीट से कम नहीं था। फ्रीस्टाइल रेसलर की तरह भारी भरकम, जिस पर सिर्फ पतलून थी, जिस पर चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी। सीना रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। गंजे सर पर कदे दाई तरफ तकरीबन एक बालिश लंबी चुटिया लटकी हुई थी। वो भारी कदमों से चलता तारीक के सामने आकर रुक गया और सुर्ख आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो बालक? उसने तारीक के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। देवी जी जो कुछ पूछ रही हैं बता क्यों नहीं देते? जब हम कुछ जानते ही नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान से वो निकालना जानता हूँ जो देवी जी सुनना चाहती हैं। देव कामत रतुमल ने कहते उसके सर से बालों से पकड़ लिया। उसने इस तरह झटका दे के तारिक अपनी जगह खड़े खड़े घूम गया। उसके मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई। रतुमल ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरा हाथ कमर पर जमा दिया। दूसरे लम्हे उसने तारिक को अपने सर से ऊपर उठाया
और घुमाकर पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। तारिक भद की आवाज़ से सर्च लाइट वाले स्टैंड के करीब गिरा। इसके साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अच्छी खासी चोट आने के बावजूद उसने अपने हवास कायम रखे थे। उसने रत्तुमल को सलीम की जानिब बढ़ते देखा तो बड़ी फुर्ती से काम लेते अपनी जगह से लेटे लेटे लौट लगाई। उसका एक पैर पूरी कुव्वत से सर्च लाइट वाले स्टैंड पर लगा। स्टैंड उलट गया। लाइट नीचे गिरते ही चकनाचूर हो गई। इसके साथ ही तारिक छा गई। स्टैंड को लात मारने के बाद तारिक अपनी जगह रुका नहीं। वो लोड लगाता वहां से कई फीट दूर निकल गया। ये फुर्ती उसके काम आ गई थी। अगर वो इस जगह रहता तो उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका होता। तारिक के होते ही कई राइफलें बेक वक्त चला उठी थीं। कमरे में बमला की चीख के साथ ही गनमैनों का शोर, दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। पकड़ो, जाने ना पाए, दरवाज़ा कवर करो, जल्दी भागो। बमला चीख चीख कर तारीकी अपने आदमी को अहकाम जारी कर रही थी और उसके आदमी बदहवासी में तारीकी में दौड़ते हुए आपस में टकरा रहे थे। बाद में एक दूसरे को सलीम ने तारीख समझकर गिरफ्त में लेकर एक दूसरे की पिटाई भी कर डाली थी, लेकिन फिर एक दूसरे की आवाज़ पहचान कर छोड़ दिया। जिस वक्त लाइट वाला स्टैंड गिरा उस वक्त देवकामत रत्तुमल का हाथ सलीम की गर्दन से चंद इंच के फासले पर था। उसकी गर्दन गिरफ्त में लेना ही चाहता था कि तारीकी फैल गई। सलीम बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर एक तरफ हट गया। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की हिमाकत नहीं की थी, बल्कि वो उछलकर दीवार के साथ जा लगा और आहिस्ता आहिस्ता सिरकता उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बमला खड़ी थी। अब तक की सूरत हाल से सलीम को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इन लोगों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से था और बमला ही इस पार्टी की लीडर है। वो दीवार के साथ दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। उसके अंदाजे के मुताबिक अब तक 8 आदमी दौड़ते हुए दरवाजे के रास्ते बाहर निकल चुके थे और बाकी 4 अभी तक कमरे में थे, जो चीख चीख कर एक दूसरे को अपनी मौजूदगी से आगाह कर रहे थे। पिछली खिड़की का ख्याल रखना, वो इस तरफ निकलने की कोशिश न करे। तारीकी में बमला की चीख की आवाज़ सुनाई दी। सलीम अपनी जगह रुक गया। बमला की आवाज़ उसकी बाएं जानिब चंद फीट के फासले पर उभरी थी। वो तारीकी में चारों तरफ घूरने लगा। एक जगह उसे नहायत मध्यम सा उजाला महसूस हुआ। वो गालिबन खिड़की थी जहाँ से सितारों का उजाला नजर आ रहा था। खिड़की काफ़ी ऊंची थी। अगर नीचे होती तो यकीनन बाहर की रोशनियाँ भी दिखाई दे जाती। इस कमरे से बाहर भी शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बमला के आदमी ने बाहर खंडर में तलाश कर रहे थे। बमला ने एक बार फिर चीख कर अपने किसी आदमी को टॉर्च जलाने का हुक्म दिया। सलीम उस वक्त बमला के पीछे सिर्फ 3 कदम के फासले पर पहुंच चुका था। तारिक दीवार के साथ लेटा हुआ था। सितारों की रोशनी के पस मंजर में खिड़की का हवाला उसने भी देख लिया था और वो गैर महसूस अंदाज में रिंग तक उसी तरफ बढ़ रहा था। खिड़की में कोई चौखट या फ्रेम वगैरह नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर खिड़की तक पहुंच जाए तो उछलकर आसानी से बाहर निकल सकेगा। सलीम के बारे में उसे परेशानी नहीं थी। सलीम इस दरवाजे के करीब था और उसे यकीन था कि वो कमरे से निकल चुका होगा। तारिक रेंगता हुआ खिड़की से चंद फीट के फासले पर पहुंच गया। उसे बमला की आवाज़ सुनाई दी जिसने अपने आदमी को खिड़की की निगरानी का हुक्म दिया था। इसके चंद सेकंड बाद उसने एक हौले को खिड़की के करीब देखा। तारिक नहायत मोहतात अंदाज में रेंगता हुआ कुछ और आगे बढ़ गया। अब वो उस हौले से सिर्फ 2 कदम के फासले पर था। उसे अपना सांस तक रोक रखा था और फिर दफातन अपनी जगह से उछला और उस हौले की टांगों से टकराया। वो आदमी अपने करीब तारिक की मौजूदगी से कभी बेखबर था और जब तारिक उसकी टांगों से टकराया तो उस आदमी के मुंह से ना सिर्फ चीख निकल गई बल्कि बदहवासी में राइफल का ट्रैगर भी दब गया। कमरा फायर की आवाज़ से गूंज उठा। तारिक बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जगह से उठा। उस शख्स को संभलने का मौका दिए बगैर पीछे से उसकी गर्दन पर चौक होल्ड लगा दिया। उस शख्स को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन आहनी शिकंजे में कसी जा रही हो। तारिक के बाजू की हड्डी का दबाव उसके नरखरे पर बढ़ता जा रहा था। राइफल उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर चुकी थी। उसकी चीख और फायर के जवाब में कमरे में मौजूद के एक साथी ने खिड़की की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सनसनाहट की आवाज़ पैदा करते हुए खिड़की से बाहर निकल गई। एक गोली तारिक के सर से चंद इंच ऊपर दीवार में पेवस्त हो गई। उसी लम्हे बमला की चीख सुनाई दी। सलीम ने मौका पाकर बमला को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने भी पूछ से बमला की गर्दन पर चौक होड़ लगाया था। बमला की चीख भी हलक में दब कर रह गई थी। क्या हुआ बमला जी, क्या बात है? तारिकी में उसके साथी ने पूछा। तुम्हारी बमला देवी मेरे कब्जे में है। अगर किसी ने फायर किया तो उसकी गर्दन में रोड़ दूंगा, सलीम ने चीख कर कहा। फिर बमला से मुखातिब हुआ। इनसे कहो हथियार फेंक दे, बसूरत दीगर ये खंडर तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। बेरू परमान दुर्गा, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो हथियार फेंक दो। बमला के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। कमरे में 3 राइफलें फेंके जाने की आवाज़ सुनाई दी। चौथा आदमी तारिक के शिकंजे में था। तारिक उसे एक तरफ धकेल कर बड़ी फुर्ती ज़मीन से उसकी राइफल उठा ली। तारिक, कहाँ हो तुम? कि तुम कमरे में मौजूद हो? सलीम ने आवाज़ लगाई। मैं यहाँ हूँ, खिड़की के पास। एक राइफल मेरे कब्जे में आ चुकी है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तारिक ने जवाब दिया और दौड़कर सलीम के पास पहुंच गया। कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे, तारिक ने चीख कर कहा। उसके साथ ही छत की तरफ फायर कर दिया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े। सलीम ने बदस्तूर बमला को दबोच रखा था। उसके पीछे तारिक था जो राइफल संभाले उससे पीठ मिलाए उल्टे कदमों चल रहा था। अपने आदमियों से कहो जहाँ है वहीं खड़े रहें। अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन में रोड़ दूंगा, सलीम ने बमला से कहा। बमला ने चीख कर एक बार फिर अपने आदमी को हुक्म दिया कि अपनी जगह बेहिस हरकत खड़े रहें। वो बमला की आड़ में तारिक गुलाम गर्दिश में चलते रहे। तारिकी में उन पर किस तरफ से हमला हो सकता था, लेकिन बमला उनके कब्जे में थी।
और उन्हें उम्मीद थी कि बमला के आदमी कोई हिमाकत करके उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। बाबू महफूज के बारे में तुमने क्या सोचा है? तारिक ने चलते चलते सलीम से पूछा। तुमने शायद अच्छी तरह नहीं देखा, वो बेहोश था, उससे साथ ले जाना मुमकिन नहीं। वैसे मुझे यकीन है कि लोग बाबू महफूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि बमला हमारे कब्जे में है, सलीम ने जवाब दिया। वो इमारत से बाहर निकलकर सीडान के करीब पहुंच गए। सलीम तो बमला को लेकर पिछली सीट में धंस गया। उसने बमला को इस तरह दबोच रखा था कि अपनी जगह से हरकत न कर सके, जबकि तारिक स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। कार स्टार्ट होने की आवाज़ तारिक सन्नाटे में दूर दूर तक फैल गई। तारिक ने उसे एक ज़बरदस्त झटके से आगे बढ़ा दिया। खंडर से निकलने के बाद तकरीबन 50 गज का कच्चा रास्ता तय करने के बाद वो एक नीम कुशादा सड़क पर आ गए। बमला के आदमी ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया था, जिसका एक मतलब ये भी था कि बमला उनके लिए खासी अहम थी और वो उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। कहाँ चलना है? सलीम ने पूछा। दहली में मेरा एक दोस्त रहता है, कॉलेज में मेरे साथ श्रीनगर में पढ़ता था। तालीम ख़त्म करके वो दहली आ गया। या उसने छोटा सा कारोबार शुरू कर रखा है। 1 साल पहले तक हम में ख़तों किताबत थी, फिर ये सिलसिला बंद हो गया। मुझे उसके मकान का पता याद है, हम वहीं चल रहे हैं। सबसे पहले इस हसीना के ज़हन से बात निकालना ज़रूरी है कि बाबू महफूज या इसके किसी खुफिया मिशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तो यहाँ रोज़गार की तलाश में आए हैं और बाबू महफूज को अपना हमदर्द समझकर उससे रब्ता कायम किया था। तारिक ने जवाब दिया और गाड़ी एक और सड़क पर मोड़ दी। तुम इसे ज़रा नीचे दबाए रखो ताकि रास्ता न देख सके। अगर रास्ते में पुलिस ने रोक ले तो क्या होगा? ये तो हमें फंसा देगी, सलीम बोला। ये ऐसा नहीं करेगी, तारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से सामना हो भी गया तो निमट लेंगे। खंडर में इसके आदमियों के पास ट्रांसमीटर वगैरह जरूर होगा और मेरा ख्याल है कि हमारे फरार की इत्तला पुलिस को मिल चुकी होगी। मुझे यकीन है कि पूरे शहर की चौकस पुलिस हो गई होगी। सलीम ने एक और खदशे का इजहार किया। ऐसी सूरत में नागन हसीना हमारी ढाल का काम देगी। तारिक मुस्कुराया। सीडान हुमायूं के मकबरे के ऊपर से घूमकर मुतअद्दिद सड़कें अबूर करके लोधी रोड पर आ गई। सफदर जंग के मकबरे के करीब वो रेस कोर्स की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। उस सड़क पर उन्होंने अभी सिर्फ 2 फरलांग का फासला तय किया होगा कि एक मोड़ पर अचानक ही एक भारी ट्रक सामने आ गया। ट्रक की रफ्तार खासी तेज थी। तारिक ने सीडान को साइड पर लेने की कोशिश की, मगर ट्रक सर पर पहुंच चुका था। ट्रक ने सीडान के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। सीडान लहराई और सड़क से उतरकर एक दरख्त से टकरा गई। तारिक का सर विंड स्क्रीन से टकराया। उसे अपनी पेशानी पर गर्म स्याल सा बहता महसूस हुआ। उसने छूकर देखा, शीशा लगने से उसकी पेशानी की खाल फट गई थी। गनीमत था कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा। सलीम सीटों के दरमियान फंसा हुआ था और बमला उसके नीचे दबी हुई थी। आगे वाली पैसेंजर सीट पीछे की तरफ झुक गई थी। सलीम तो किसने किस तरह निकल आया, लेकिन बमला फंस कर रह गई। वो बेहिस हरकत थी। सलीम ने उसे टटोल कर देखा, वो बेहोश हो चुकी थी। ट्रक रुका नहीं था। तारिक बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। ये बेहोश हो गई है, सलीम ने कहा। लानत भेजो इस पर, बाहर आ जाओ, हमें कम से कम 1 मील और आगे जाना है, तारिक ने जवाब दिया। सलीम भी बाहर आ गया। वो दोनों एक तरफ दौड़ने लगे। कम से कम वक्त में इस जगह से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। रात आधी बीत चुकी थी और अगर वाकई उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी तो वो किसी भी वक्त घेरे में आ सकते थे। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद वो रेस कोर्स के करीब एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गए। यह दौलतमंद तबके का इलाका था और यहाँ आलीशान बंगले बने हुए थे। यह सड़क वीरान थी। इस किस्म के आला इलाके आमतौर पर रात 9-10 बजे के बाद वीरान हो जाते हैं। दौलतमंदों को ज़्यादा खौफ रहता है, वो जल्दी घरों में बंद होकर बैठ जाते हैं और इस वक्त तो यूं भी रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। तारिक बंगलों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी पेशानी से खून रिस रहा था जिसे वो बार बार रुमाल से पूछ रहा था। तुम इस तरफ कभी आए ही नहीं, बंगले तक कैसे पहुंचोगे? सलीम ने पूछा। तुम्हें याद होगा कि परसों मैंने टेलीफोन पर पांडे नामी एक शख्स से बात की थी, तारिक ने कहा। मुझे अच्छी तरह याद है, मगर वो तो हिंदू है, हमें कैसे पनाह देगा? सलीम बोला। जब मुझे इस मिशन पर जाने के अहकामात मिले थे तो 2-3 ऐसे ठिकानों का पता समझा दिया गया था जहां हम हंगामी सूरत हाल में पनाह ले सकें। बाबू महफूज हमारा पहला राब्ता था। इस मिशन के बारे में उसे भी कुछ मालूम नहीं था। उससे भी किसी और से हदायत लेनी थी। वो शख्स कौन है और मिशन क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मुझे समझा दिया गया था कि किसी हंगामी सूरत हाल के तहत कहाँ कहाँ पनाह ली जा सकती है और पांडे उनमें से एक है, तारिक ने जवाब दिया। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि एक हिंदू अपने कौम के खिलाफ हमारी मदद क्यों कर करेगा? सलीम के लहजे में अभी उलझन थी। गद्दार हर कौम में होते हैं, तारिक ने कहा। बाज़ दौलत की लालच में गद्दारी करते हैं और बाज़ लोग किसी मजबूरी के तहत। पांडे दौलत के लालच में नहीं, एक मजबूरी के तहत हमारी मदद करेगा और उसकी मजबूरी यह है कि उसकी बीवी और बच्चे श्रीनगर से चंद मील के फासले पर गुलमर्ग में रहाइश पजीर हैं। पांडे कश्मीरी हिंदू है और गुलमर्ग का रहने वाला है। गुलमर्ग में अगरचे अक्सर मुसलमानों की है, लेकिन पांडे इस इलाके का सबसे दौलतमंद शख्स है। मुसलमानों का खून चूस चूस कर उसने बेपनाह दौलत जमा कर रखी है।
1 साल पहले वो दिल्ली आया, यहाँ भी इसका अपना कारोबार है। तो यहाँ आकर कारोबार में इस कदर उलझा के वापस जाने का मौका ना मिला। इस दौरान वादी के हालात बिगड़ते चले गए। ना वो खुद गुलमर्ग जा सका और ना अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला सका। चंद माह पहले हमारी तंजीम ने पांडे से राब्ता कायम किया और उससे मुआहदा किया कि अगर वो दिल्ली में वक्तन फवक्त हमारे आदमियों की मदद करता रहेगा तो गुलमर्ग में उसके बीवी बच्चों की हिफाजत की जाएगी और उन्हें कोई गुजर नहीं पहुँचने दिया जाएगा। वो सूरत दीगर उसके कुंबे के अफराद को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 2 माह पहले पांडे की बीवी बच्चे को गुलमर्ग से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया और पांडे को इसकी इत्तला दे दी गई। इस वक्त गालिबन इस मिशन की तैयारियां की जा रही थी। पांडे की बीवी बच्चों को गुलमर्ग से कहीं और जगह मुंतकिली का मकसद पांडे पर दबाव बढ़ाना था ताकि वो कोई गड़बड़ न कर सके। लेकिन कार में सिर्फ आते हुए तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके यहाँ जाना है। सलीम ने उसके खामोश होने पर कहा, उस वक्त हमारे साथ बमला थी। बमला इंटेलिजेंस के ऑफिसर है, उसकी मौजूदगी में पांडे का नाम नहीं जा सकता था। तारिक ने जवाब दिया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आधी रात को पांडे का मकान कैसे तलाश करोगे? सलीम ने पूछा। परसों टेलीफोन पर बात करते मैंने उस मकान का पता अच्छी तरह समझ लिया था। उसने जो निशानी बताई थी, इससे मकान की तलाश करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो मकान इसी सड़क पर है, तारिक ने जवाब दिया। इसके साथ उछल पड़ा। फजा में अचानक ही सायरन की आवाज़ गूंज उठी थी। सामने तकरीबन 200 गज दूर एक छोटा सा चौराहा था और वहाँ इस तरह रोशनी नजर आ रही थी जैसे दाईं तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो। सायरन की आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। शायद हमारी तलाश शुरू हो चुकी है, तारिक कहते मुजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। उसी लम्हे पीछे से भी सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोनों छुपने की जगह तलाश करने लगे। बंगलों के सामने छोटे छोटे लॉन थे जिनकी आगे बाड़ लगी हुई थी। तारिक और सलीम दाईं तरफ वाले बंगले की तरफ दौड़े और जैसे उन्होंने बाड़ के पीछे छलांग लगाई, सामने वाले चौराहे से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी हर तरफ घूमती हुई नजर आई। इसके साथ ही सायरन की आवाज़ तेज हो गई। वो पुलिस की गाड़ी थी जो तेजी से उसी तरफ आ रही थी। ठीक उसी लम्हे पुलिस की एक और गाड़ी भी सायरन बजाती हुई उस सड़क पर मुड़ी और फिर दोनों गाड़ियां इस बाड़ के करीब आकर रुक गईं जिसके पीछे दोनों छुपे हुए थे। ये बाड़ तकरीबन 2 फीट ऊंची थी और बहुत छदरी सी थी। अगर इस पर रोशनी डाली जाती तो उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। वो बाड़ के साथ घास पर लेटे थे। उनके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। दोनों गाड़ियों के सायरन बंद हो गए। एक गाड़ी में से एक आदमी उतरकर दूसरी गाड़ी के करीब आ गया। वो पुलिस की वर्दी में था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था। कुछ पता चला? दूसरी गाड़ी में से किसने पूछा। नो सर, हमें अभी तक कोई मुश्तबे आदमी नजर नहीं आया, लेकिन किस्सा क्या है? वो लोग कौन हैं? पहली गाड़ी से उतरने वाले ने पूछा। वो दोनों गैर मुल्की एजेंट हैं, नहायत खतरनाक। इंटेलिजेंस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन वो न सिर्फ फरार होने में कामयाब हो गए बल्कि इंटेलिजेंस की उस पार्टी के इंचार्ज इंस्पेक्टर बमला को अपने साथ ले गए थे। वो जिस गाड़ी में मिस बमला को लेकर फरार हुए थे वो यहाँ से तकरीबन 1 मील के फासले पर मिल गई। इंस्पेक्टर बमला भी बेहोशी की हालत में गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग गाड़ी और इंस्पेक्टर बमला को छोड़कर भाग गए। हमें हुक्म मिला है कि 1 मील तक के इलाके को घेरे में ले लिया जाए। वो लोग पैदल हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। उन्हें हर सूरत में तलाश करना है। इंटेलिजेंस में अहमकों की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं होगी सर? पुलिस में भी तुम जैसे आदमियों की कमी नहीं, जवाब दिया गया। गश्त जारी रखो और हर मुश्तबे शख्स को उठाकर बंद कर दो। यस सर। नीचे खड़े पुलिस वाले ने सलूट झाड़ दिया। पहली गाड़ी का सायरन ऑन हो गया। वो पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी में आ गया। उसके बैठते उसकी गाड़ी का सायरन भी चीखने लगा और दोनों गाड़ियां मुखालिफ समतों में रवाना हो गई। किस्मत अच्छी थी, अगर इस बाढ़ का सहारा न मिलता तो बेमौत मारे जाते। तारिक ने उठकर कपड़े झाड़ते हुए कहा, अब जल्दी से पांडे का बंगला तलाश कर लो वरना वो लोग हमें तलाश कर लेंगे। सलीम ने उठते हुए कहा। सायरन की आवाज़ दूर जा चुकी थी। सड़क पर एक बार फिर सन्नाटा तारी हो चुका था। हैरत की बात थी कि पुलिस की दोनों गाड़ियां तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ खड़ी रही थी, लेकिन किसी बंगले से कोई शख्स सूरत हाल मालूम करने बाहर नहीं निकला था। तारिक चलते चलते एक जगह रुक गया। उस बंगले के एक पिलर पर देवी का मुजस्मा लगा हुआ था। मुजस्मे की ऊंचाई तकरीबन 1.5 फीट थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तराजू था जिसका एक पलड़ा टूटा हुआ था। यह गालिबन हिंदुओं के इंसाफ की देवी है, लेकिन इसका तराजू का एक पलड़ा टूटा हुआ है। सलीम ने कहा। जिस तरह हिंदुओं ने इंसाफ का गला घूंट दिया, उस तरह इनके इंसाफ की इस देवी ने भी अपने तराजू से इंसाफ वाला पलड़ा तोड़ दिया है। लेकिन बहरहाल पांडे का बंगला यही है, उसने यही निशानी बताई थी। तारिक ने जवाब दिया। घंटी बजाऊं? सलीम बोला। अहमक मत बनो, हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे। तारिक ने कहा। और अगर चौकीदार ने धर लिया तो देखा जाएगा। चलो दीवार पर चढ़ो, तारिक ने कहा। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, उन्हें कूदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये वसीओरीज लॉन था जिसके दूसरी तरफ बरामदे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। वो चंद लम्हे तारीकी में डूब के सूरत हाल का जायजा लेते रहे। फिर तारिक ने इशारा किया और वो दोनों दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। बंगले की इमारत के दोनों तरफ गुलियारे से थे। तारिक का रुख दाएं तरफ के गुलियारे की तरफ था और सलीम बाईं तरफ जा रहा था। सलीम एक खिड़की के सामने रुक गया। उसने खिड़की पर हाथ का दबाव डाला। खिड़की अंदर से बंद नहीं थी। वो आसानी से अंदर कूद गया।